हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द क्रैकअप। माय नेम इज़ समग्र और प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 डिटर्मिनेंट के हमने देख लिया था कि इन्वर्स कैसे निकलता है। इसमें हम लोग कुछ एप्लीकेशन देखेंगे डिटर्मिनेंट्स के। तो डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन देखने से पहले हम लोग उसके कुछ रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, बताऊँगा उसको लास्ट में। और इसमें हम लोग कुछ ऑपरेशन देखते हैं डिटर्मिनेंट के, जैसे कि जो इसमें एडिशन रूल है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन रूल है। तो मैट्रिक्स में कैसे फॉलो हुआ हमने देखा, डिटर्मिनेंट में कैसे फॉलो होगा ये देखते हैं। तो आप लोग इसे बताओ, तो जैसे सेम था मैट्रिक्स में रूल, जैसे एडिशन का रूल था, सब्सट्रैक्शन का रूल था, मल्टीप्लिकेशन का रूल था, यहाँ से उठा के यहाँ जो भी करते थे, ठीक है। तो सेम आप लोग अगर वो लेक्चर देखिए तो आप लोग को आसानी से पता चलेगा। सेम जो रूल उसके थे मल्टीप्लिकेशन के, सेम वही इसके हैं। जो एडिशन के उसके थे वही एडिशन के इसके हैं। जो मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन सबके थे वही सेम इसके हैं। तो इसमें कुछ जाना नहीं, ये आप लोग मैट्रिक्स के लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो आगे हम लोग इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं डिटर्मिनेंट के, ठीक है। तो जो इसका हम लोग अब एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखते हैं। तो इसका पहला एप्लीकेशन ये है कि हम लोग किसी भी ट्राइंगल की एरिया फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के थ्रू। जैसे है कि मान लीजिए कोई हम लोग को एक ट्राइंगल दिया हुआ, उसका ABC पॉइंट हम लोग को दिया है, ठीक है। 2D ट्राइंगल है, मतलब दो एक्सिस में। मान लीजिए x1, y1 हम लोग को A पॉइंट दिया है, जो B दिया है वो x2, y2 दिया है, ठीक है। जो C पॉइंट हम लोग को दिया है वो x3 और y3 दिया है, ठीक है। तो इसमें है कि हम लोग सिंपली एक डिटर्मिनेंट ऐसे बनाएंगे, उसमें कुछ करना नहीं है। x1, x2 और x3 हम लोग ऐसे लिख लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। और ऐसे ही सेम हम लोग यहाँ पे y1, y2 और y3 लिख लेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 1 1 बस। अब इसको हम लोग कोई डिटर्मिनेंट ए मान लेते हैं, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आप लोग निकालेंगे, आप लोग जानते हैं कैसे निकालेंगे, प्रीवियस मैंने बताई। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वही एरिया ऑफ ट्राइंगल की भी वैल्यू होगी, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन इसका ये है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हम लोग इसकी मदद से कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई 3 इक्वेशन दी है x y z के फॉर्म में। तो मान लीजिए हम लोग को कोई 3 इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं कि a1x है, वेयर a1 b1 c1 कोई कांस्टेंट है, a2 b2 c2 कोई कांस्टेंट है, a3 b3 c3 कोई कांस्टेंट है, ठीक है। x y z आप लोग जान ही रहे हैं कि कोई वेरिएबल है, ठीक है। तो है क्या इसमें कि ये है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 हम लोग को दिया है। और दूसरा इक्वेशन जो हम लोग को दिया है वो दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 दिया है। तीसरा इक्वेशन जो हम लोग को दिया है वो a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 दिया है, ठीक है। अब इसको दिया कैसे, इसको एग्जांपल मैं आपको लोग बता दूँ। एग्जांपल मान लीजिए ऐसे दिया है। एग्जांपल a1 की जगह आप कोई भी कांस्टेंट 2x मान लीजिए, 2x दिया है। b1 की जगह आप 3 मान लीजिए, 3y दिया है, ठीक है। और c की जगह आप लोग मान लीजिए कोई भी 4 दिया है। 4z इज इक्वल टू d1 d2 d3, ये भी कोई कांस्टेंट है, ठीक है। इज इक्वल टू मान लीजिए आप लोग के पास 6 दिया है या 0 दिया है, कुछ भी दिया है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जैसे ये सब चीज़ें दे सकती हैं। तो हम लोग पास अगर कोई 3 इक्वेशन गिवन है तो इसमें है कि अगर इन तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें तब हम लोग के पास जो x y z की वैल्यू आएगी, ठीक है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि हम इस तीनों के इक्वेशन को सॉल्व करें, मतलब इन दोनों को सॉल्व करें, कोई एक टर्म हटाए, मान लीजिए हम लोग z का टर्म हटा दें, इसमें से ऐसे सॉल्व करें, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें, z का टर्म हटा दें तो इक्वेशन जो आएगी हमारी वो x और y के टर्म में आएगी। फिर फर्स्ट थर्ड को सॉल्व करें, उसमें z हटा दें हम लोग तो x y के टर्म में। फिर जो दो इक्वेशन x y के टर्म में आए उन दोनों को सॉल्व करके एक कोई x या y का टर्म हटा के एक को फाइंड करें, फिर अदर में पुट करके वैसे फाइंड करें। और दूसरा मेथड ये है कि हम लोग डिटर्मिनेंट के थ्रू फाइंड करें, ठीक है, जो बहुत ईजी वे बन जाता है। तो इसमें होता क्या है, जो अगर हम लोग ऐसे इक्वेशन दी है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, सेम एज इट इज़ ऐसे दी हुई है 3 इक्वेशन। तो उसमें पहले हम लोग एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या, अब जो x y और z का कोफिशिएंट है उसको लेके हम लोग एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, a1 हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे a1 लिख दिए, ठीक है। अब इधर x का कोफिशिएंट क्या है, a2 है, तो इसको a2 लिख दिए। इधर क्या है, a3 है। पहले x का कोफिशिएंट लिख दिए, फिर y का लिख देंगे, मतलब b1 b2 b3। फिर z का लिखेंगे c1 c2 और c3। तीनों का हमने कोफिशिएंट बना के कोई डिटर्मिनेंट हम लोग बना दिया, a बना दिया, ठीक है। अब ये सब जो है ये सारे कांस्टेंट ही है, तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू हम लोग फाइंड कर ही लेंगे।
फिर इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे जैसे हमने प्रीवियस होता है। मतलब कुल मिला के हम लोग इस जो गिवन ए डिटर्मिनेंट है इसका हम लोग ए इनवर्स जो है फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे भी करके हम लोग ए इनवर्स इसका फाइंड कर लें। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज़ करके पहले हमने कोई एक ए डिटर्मिनेंट बना दिया, फिर कोई एक डिटर्मिनेंट हम लोग एक्स बनाएंगे जो होगा जो एक्स वाई जेड को कंटेन करेगा, एक्स वाई जेड ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ऐसे करके एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे। ये फिक्स है, ऐसे एक्स वाई जेड आप लोग ऐसे ही करेंगे। उसका रीज़न क्या है मैं आगे बताता हूँ। और एक आप लोग बी सी डी कोई भी मान लीजिए, कोई कांस्टेंट का आप लोग बना लीजिए, उसको आप लोग एक इसको D1 D2 D3 को कंटेन करके बना लीजिए, D1 D2 और D3। ठीक है, इन तीनों को मिला के आप लोग कोई डिटरमिनेंट बना लेंगे। मतलब एक एक्स का कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है उन सबको मिला के एक बना लीजिए, एक आप वेरिएबल का बना लीजिए डिटरमिनेंट, और एक इसका बना लीजिए। ठीक है, सेम बी का और एक्स का जो बनेगा सेम इसी वे में बनेगा। और इसका कैसे बनेगा आप जानेंगे कि पहले एक्स का लिखेंगे, फिर वाई का लिखेंगे, फिर जेड का लिखेंगे। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देखिए। अब हम लोग का ये बनाने का रीज़न क्या था, जैसे ये है ये 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये क्या है यहाँ पे 3 रो 1 कॉलम 3×1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये भी जो है 3×1 का है। अगर हम लोग a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी हम लोग करेंगे तो हम लोग का सेम यही इक्वेशन आ जाएगा वापस से। कैसे, a का हमने पकड़ा तो इसको उठा के इसमें कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू b है, मतलब d1 के हो जाएगा। जैसे अगर आप लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रूल देखिए तब। फिर सेम एज इट इज़ आप लोग रो 2 को उठा के इसमें मल्टीप्लाई करिए, तीनों को सम करके इज इक्वल टू D2 आप दिखा देंगे, सेम ये इक्वेशन मिल जाएगा फिर इक्वेशन। तो ये देखिए हम लोग का ये फॉलो हो रहा है। और ये भी रीज़न है कि a इंटू एक्स तभी पॉसिबल होगा जब इसका लास्ट वाला और इसका पहले वाला जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। ठीक है, और इससे जो बनेगा वैल्यू, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जो होगा ऑर्डर वो क्या होगा, ये इंटू ये 3×1 होगा, जो कि एग्जैक्टली सेम है 3×1 के। ठीक है, ये होता है। तो इसका होता क्या है, इसमें पहले हमने देखिए यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट बनाया, एक a बनाया, एक x बनाया, एक b बनाया। अब हम लोग को यहाँ पे x y z की वैल्यू चाहिए। एक पहला मेथड था जो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके लाए, दूसरा है हम लोग डिटर्मिनेंट से। तो पहले हम लोग ये 3 बना लेंगे इसमें, उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ठीक है, x क्या है, x की वैल्यू ये हो गई, तो x इज इक्वल टू जो होगा a इनवर्स। a इनवर्स क्या होगा, अब जो ये a हमने डिटर्मिनेंट बनाया है इसका इनवर्स हम फाइंड करना जानते हैं, इनवर्स हम फाइंड कर लेंगे। b हमारे पास है ही, फिर इसके इनवर्स और इंटू b करेंगे तो इज इक्वल टू हमारा x आएगा। ठीक है, और इसकी जो ऑर्डर आएगी वो सेम एज इट इज़। देखिए 3×3 ऑर्डर इसकी होगी तो इसके इनवर्स की भी वही होगी, और इसकी 3×1 है तो टोटल जो हमारा इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो 3×1 आएगा, और इसका भी सेम 3×1 है। तो x इज इक्वल टू हमें समथिंग मिल जाएगा, y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू समथिंग हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड एप्लीकेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया डिटर्मिनेंट का, कि इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करें, x y z की वैल्यू निकालते हैं क्या है, कैसे आपने देख लिया। ठीक है, तो पहले x y z का जो कोएफिशिएंट है उससे रिलेटेड एक मैट्रिक्स बना लीजिए। x का पहले लिख लीजिए a1 a2 a3, फिर y का, फिर z का लिख लीजिए, a कोई मैट्रिक्स बना लीजिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट। फिर क्या करिए आप लोग, एक कोई x कोई वेरिएबल की मैट्रिक्स बना लीजिए। ठीक है, फिर b की बना लीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b कर दिए, x की वैल्यू आप लोग को मिल जाएगी। इसमें x की, y की और z की तीनों की वैल्यू आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, a इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं आपको पता ही है, फिर b का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप लोग मल्टीप्लिकेशन रूल पता ही है, मैट्रिक्स में आपने पढ़ा है, तो बस ऐसे करके फाइंड हो जाएगा। तो इसका हम लोग थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या होता है, थर्ड इसका ये एप्लीकेशन होता है कि जो हम लोग को इक्वेशन गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन थी हम लोग को x1 y1 z1 ऐसे करके। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करके एक x y z निकालते थे, एक इन्वर्स निकालते थे, हमने ये सीख लिया। अब है क्या, आगे हम लोग ये जो इसका एप्लीकेशन यूज़ करते हैं हम लोग डिटरमिनेंट का, इससे ये भी फाइंड कर सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, मतलब कंसिस्टेंसी हम लोग फाइंड कर सकते हैं या इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, वो क्या है, अब इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए, अगर कोई भी गिवन इक्वेशन, ठीक है 3 इक्वेशन से आप पीछे गिवन थी, अगर वो कंसिस्टेंट है तो इसके पास जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब सिंपल सिंगल। ठीक है, एक सोल्यूशन होगा उसका, वो भी फिक्स। ठीक है, यूनिक होगा, एक अकेला सोल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब 2 चीज़ें हैं कि तो इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, जो गिवन इक्वेशन है नो सोल्यूशन इसके पास हो। ठीक है, और या तो ये होगा इसके पास कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मतलब कई सारे सोल्यूशन। अब देखिए कई बार ऐसे हो सकता है हम लोग को अगर तो 3 इक्वेशन दी एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो ज़रूरी नहीं है कि उस ऐसी कोई वैल्यू एक्स वाई जेड की हो जो तीनों को सेटिस्फाई करे, ज़रूरी नहीं है।
तो अगर तीनों को सेटिस्फाई करती है तो इसके जो सोल्यूशन होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड की एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, एक्स की एक, वाई की एक, जेड की एक, जो तीन इक्वेशन जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दिया है एक्स वाई जेड, देखिए तीनों जगह एक ही है, ठीक है। तो तीनों को सॉल्व करके जो हम लोग की एक एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलती है उसका मतलब क्या, उसका मतलब यही है कि उस एक्स वाई जेड को हम लोग चाहे यहाँ पुट करें चाहे यहाँ, तीनों को सेटिस्फाई करेगी तो तीनों की वैल्यू इसमें अगर पुट करेंगे तो D1 आएगा हम लोग की वैल्यू, इस पर पुट करेंगे तो D2 आएगा टोटल, इस पर पुट करेंगे तो D3 आएगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को ऐसी एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल ही जाए जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो अगर ऐसी एक को नहीं मिलती है तो उसका हो जाता है नो सोल्यूशन में आ जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कह देते हैं नो सोल्यूशन। और ऐसे सोल्यूशनों को, ऐसे इक्वेशनों को हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और या तो कई बार होता है कि इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे ऐसे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाते हैं जो कि हम लोग कई सारे पुट करें तब भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो वैसे इक्वेशनों को भी हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन से हम लोग ये जान सकते हैं कि कोई भी गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, कैसे देखते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फाइंड करने के सबसे पहले हम लोग अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो पड़ती है डिटर्मिनेंट की। मान लीजिए हम लोग कोई एक डिटरमिनेंट दिया है, कोई मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, तो उसकी हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, उससे हमें पता है कि कोई गिवन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही है, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, मतलब वो सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन कंसिस्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 आए, ठीक है। अब डज नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, इसका मतलब ये है कि गिवन इक्वेशन क्या है, हमारा कंसिस्टेंट है, ठीक है, मतलब उसके पास हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन उसका होगा। अब सोल्यूशन का क्या मतलब, एक्स वाई जेड की एक वैल्यू होगी। अब वो कैसे निकलेगी, मैंने प्रीवियस में आपको बताया है कि तीन इक्वेशन गिवन है, पहले आप कोई एक डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले आप लोग ए कोई डिटर्मिनेंट बनाओ, फिर कोई बी बनाओ और कोई एक्स बनाओ, फिर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, जो ए डिटर्मिनेंट आपने बनाया उसका इनवर्स फाइंड करिए, इंटू बी कर दीजिए, आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया, तो इसका हो गया। तो कोई सोल्यूशन जो है इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है कैसे जानेंगे, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं आ रही है मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो आप इनवर्स उसका फाइंड कर ही सकते हैं, बी भी फाइंड कर लेंगे, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू आप लोग मिल जाएगी जो कि यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही मिलेगी एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। अब दूसरा केस आता है, हम लोग डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालें और वो इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये है उसकी जो इनवर्स की है वैल्यू वो नहीं फाइंड करेगी, इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इनवर्स नहीं निकाल सकते आप उसका, और वो जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जो ए इनवर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए होती है अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होती है। अब आप खुद ही सोचिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हम लोग रख दें तो इनवर्स तो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ भी ध्यान रखिए, हमेशा उसी डिटर्मिनेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है 0 ना हो, मतलब और 0 ना हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको नॉन सिंगुलर कहते हैं, ठीक है, नॉन सिंगुलर, मतलब कोई अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट है तो उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। कैसे नहीं एग्जिस्ट करेगा ये मैंने आपको बता दिया, अपॉन में अगर आप 0 रखें तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इसका मतलब वो गिवन इक्वेशन क्या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब इनकंसिस्टेंट तो है लेकिन हम कैसे फाइंड करें, उसके पास नो सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। अब आप खुद ही यहाँ देखिए, इनवर्स जब इनफाइनाइटली में आ रहा है तो भाई ये भी तो इनफाइनाइटली आएगा, तो हम लोग देखेंगे अब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें केस फर्स्ट हमने क्या बनाया, केस फर्स्ट ये है हमारा कि जब हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सोल्यूशन होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। और तब हम लोग की जो वैल्यू निकलेगी एक्स वाई जेड की वो यूनिक आएगी, वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालेंगे, ठीक है। केस सेकंड हमारा क्या आता है, केस जो सेकंड है वो हमारा ये आता है कि जब व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारी 0 आ जाए तो जो गिवन इक्वेशन है वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा। और जब इनकंसिस्टेंट आ गया तो हम लोग कैसे जाने कि उसके पास नो सोल्यूशन होगा, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, तब हम लोग क्या फाइंड करेंगे उसमें, ठीक है। तो जो सेकंड केस आएगा इसमें हम लोग जो फाइंड करेंगे वो करेंगे अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू मतलब 0 आ गई तो हम लोग जो इसमें फाइंड करेंगे वो हम लोग करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, हम लोग ये फाइंड करेंगे। इससे हमें पता लगेगा कि उसके पास नो सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अब एडजॉइंट ऑफ ए तो आप लोग निकाल ही लेंगे, जो आपने इक्वेशन से ए की डिटरमिनेंट बनाई थी उसका एडजॉइंट निकालेंगे आप, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी
अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, इसका मतलब इसके पास नो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन, ठीक है। और उसके सेकंड क्या है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइटली इसके पास मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे बस। अब देखिए नो सोल्यूशन होगा तो हम सोल्यूशन तो पहली बात फाइंड ही नहीं कर सकते। अब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट है, तब भी हम इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो सोल्यूशन हम हमेशा डिटरमिनेंट का खाली एक ही कंडीशन में फाइंड करते हैं, जब वो कंसिस्टेंट होता है, मतलब उसके पास यूनिक सोल्यूशन होता है। इसका मतलब क्या है, जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। जब 0 के इक्वल आती है तो हम लोग को कभी कर क्वेश्चन खाली पूछता है कि आप बताइए कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, ये पूछेगा, हम लोग डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाल के बता सकते हैं। और कभी ये भी पूछ लेता है बताइए इसके पास नो सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी होगा, तो उसके लिए हम लोग सिंपली ये निकालेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा क्या है। लेकिन हम लोग सोल्यूशन हमेशा एक ही कंडीशन में फाइंड करेंगे, जब हम लोग डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। आइए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने अब तक देख लिया है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि हम लोग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। जिसका फॉर्मूला हम लोग का निकल के आया था x इज इक्वल टू ए इनवर्स भी, ये फॉर्मूला हम लोग का निकल के आया था। तो वो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रैमर रूल के बारे में। तो क्रैमर रूल जो है वो भी सेम इक्वेशन को सॉल्व करने का ही एक मेथड है, ठीक है, जिससे हम आसानी से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डिटरमिनेंट में हमने जो पढ़ा उसके एप्लीकेशन में वो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, तो पहले हम लोग को ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई बी में करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम लोग को x की वैल्यू आएगी, जो कि x क्या है, एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू है एक्स वाई जेड, ठीक है, 3 ऑर्डर 1 का है। तो इसमें होता क्या है, जब हम लोग क्रैमर रूल देखते हैं तो वो भी सेम यही काम करता है, वो एक रूल है, लेकिन ये सेकेंड ईयर में नहीं है, आउट ऑफ सेकेंड ईयर लेवल है ये, और इससे हम आसानी से इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग लेकिन इसे सेकेंड ईयर बोर्ड में मत यूज़ करिएगा। सेकेंड ईयर में अगर कभी इक्वेशन दे आपको सॉल्व करने के लिए कहे तो आप लोग सिंपली यही मेथड यूज़ करिएगा जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में पढ़ा। और बाकी अगर आप लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ है, आप लोग कहीं क्वेश्चन दे दे या मान लीजिए मल्टीपल में दे दे आंसर कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, तो इससे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं क्रैमर रूल, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्रैमर रूल को, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की हम लोग एक एप्लीकेशन देखे थे हम लोगों ने कि वो इक्वेशन को सॉल्व भी हम लोग उससे कर सकते हैं उसकी हेल्प से, और सेम ये क्रैमर रूल का भी काम है, इससे हम लोग इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, पहले हम लोग को 2 वेरिएबल का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। वो इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ प्रीवियस की तरह इसमें भी हम लोग एक डिटरमिनेंट बनाते हैं a, ठीक है, और जो कि जितने भी होते हैं इसके एक्स वाई के कोफिशिएंट उससे रिलेटेड एक हम लोग डिटरमिनेंट बनाते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें a1 a2 को रखेंगे, b1 और b2 को रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे। फिर हम लोग एक a1 डिटरमिनेंट बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है याद करने का, फिर ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब a हमने एक बना लिया डिटरमिनेंट, जब हम लोग a1 बनाएंगे तो हम लोग कौन सा बना रहे हैं, a1 बना रहे हैं ना, तो जो इसमें पहले जो कॉलम होगा उसका जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे इज इक्वल टू जो दिया है उससे, खाली पहले कॉलम को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a1 लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग c1 c2 लिख देंगे, और सेम पिछले वाले में तो एज इट इज़ रह देंगे b1 b2। फिर सेम एज इट इज़ हम लोग a2 को डिटरमिनेंट क्रिएट करेंगे, जिसमें हम लोग फिर इसकी जगह चेंज करेंगे, a2 है तो सेकंड जो कॉलम है उसके जगह हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे इज इक्वल टू में जो दिया हुआ है। तो इसमें सेम a1 a2 ऐसे ही होगा, c1 होगा c2 होगा, सेम यही हो गया। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड कर लें, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 की वैल्यू फाइंड कर लें, और डिटर्मिनेंट ऑफ a2 की वैल्यू फाइंड कर लें, बस हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, जो x की इसमें वैल्यू होगी वो होगी डिटर्मिनेंट ऑफ a1 का मतलब क्या है, a1 का मतलब ये इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a यही होगा। और इसमें जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a2, ठीक है, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो देखिए कितने आसान तरीके से हो गया, आपको डिटर्मिनेंट बनाने में ज़्यादा टाइम ये लगेगा नहीं, ठीक है। a1 a2 और a आप बहुत ही आसान तरीके से बना लीजिए, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। फिर आप x की वैल्यू ऐसे फाइंड कर लीजिए, y की वैल्यू ऐसे फाइंड कर लीजिए। तो यही ट्रिक है, बस इसको आप लोग ये याद रखिए कि पहले आप लोग जो a बनाएंगे उसमें कॉलम, जब आप लोग फिर a1 बनाएंगे फिर a2, देखिए जितने वेरिएबल उतने आप लोग को बनाने पड़ेंगे, ठीक है। x है, अगर z भी होता तो a3 भी आपको बनाना पड़ता। तो था क्या, जब हमने a1 बनाया
तो जो ए था डिटर्मिनेंट, उसकी जो पहली कॉलम थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू जो दिया है उससे रिप्लेस कर दिया। फिर जब A2 बनाया तो इसमें जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस कर दिया इससे। बस डिटरमिनेंट निकाल के आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब 3 ऑर्डर 3 का देखते हैं हम लोग, ठीक है। 3 ऑर्डर 3 के लिए हम लोग क्रैमर रूल देखते हैं। 3 ऑर्डर 3 का क्या मतलब, उसमें 3 वेरिएबल हो, ठीक है, और जो डिटरमिनेंट बनेगा उसका ऑर्डर 3 ऑर्डर 3 हो, ठीक है। तो हम लोग को इक्वेशन मान लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो हम लोग ने एक 3 इक्वेशन मान लिया है इसमें, जिसमें 3 वेरिएबल है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c3z इज इक्वल टू d2 हो गया, c2z इज इक्वल टू d2 हो गया, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 हो गया, ठीक है। तो सिंपली पिछली बार की तरह हम लोग करेंगे, उसमें क्या करेंगे, पहले एक डिटरमिनेंट बनाएंगे a इज इक्वल टू लेके, जिसमें हम लोग x y z के कोफिशिएंट को रखेंगे। तो a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3 हो जाएगा, फिर b1 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, b3 हो जाएगा, ठीक है। फिर c1, c2 और c3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कोई a1 डिटरमिनेंट बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, अब a1 बनाए तो a1 का जो a का जो कॉलम है, ठीक है, a का जो फर्स्ट कॉलम है, a1 बनाना है तो फर्स्ट कॉलम को हम इससे रिप्लेस कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, d1, d2, d3 हो जाएगा, और सिंपली एज इट इज़ लिख देंगे हम लोग b1, b2, b3, c1, c2 और c3, ठीक है। सेम ऐसे एज इट इज़ हम लोग a2 का बनाएंगे। a2 में क्या, जो सेकंड कॉलम है a का, उसको रिप्लेस कर देंगे d1, d2, d3 से, d1, d2, d3, और सेम एज इट इज़ हो जाएगा। फिर ऐसे ही a3 का आप बना लीजिए। a3 का जब आप बनाएंगे तो आप 3 वाले को रिप्लेस कर दीजिए, d1, d2, d3 इज इक्वल टू में जो दिया उससे, ठीक है। और यहाँ पे सेम ऐसे रखिए, a1, a2, a3, b1, b2, b3, ठीक है। आप ऐसे रखिए इसको। फिर देखिए आपको कुछ करना नहीं है, x इज इक्वल टू जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ a1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। सेम y का क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। z का क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a3 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। बस हम लोग x y z की वैल्यू आसानी से निकाल आएगी, ठीक है। तो यही था क्रैमर रूल, और हमारे डिटरमिनेंट का चैप्टर ख़त्म होता है। और कुछ क्वेश्चन करवाते करवाते कॉन्सेप्ट के साथ मैंने ये चैप्टर ख़त्म किया है। और आप लोग को अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग बताइएगा, उस पर मैं दोबारा से उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप लोग को लगे कि इसमें क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है, NCERT या जो भी आप लोग को लगे ऐसा कुछ क्वेश्चन की कमी लगे तो आप लोग बताइएगा, मैं क्वेश्चन का दूसरा सेशन आपके लिए लाऊंगा जिसमें खाली क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। और अगर आप लोग की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।